लिथियम, कोबाल्ट और रेयर अर्थ्स भविष्य में तेल और गैस की जगह लेने वाले हैं। न केवल चीन बल्कि अमेरिका, यूरोपीय संघ यानी EU और बाकी दुनिया को भी अब ये समझ आ गया है। EU अब रिकॉर्ड टाइम में एक नामुमकिन सा लक्ष्य हासिल करना चाहता है। जमीन की खुदाई और खनन से स्थानीय आबादी को परेशान करने की जगह EU कच्चे माल के लिए दशकों से चीन पर निर्भर रहा। अब वो ये निर्भरता खत्म करना चाहता है। यूरोप की जमीन से रिकॉर्ड मात्रा में कच्चा माल निकालने की योजना है, लेकिन क्या EU अपने बूते कच्चे माल में आत्मनिर्भर हो पाएगा? एकजुट यूरोप के तौर पर हमें खुद को ज्यादा आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश करनी होगी, जैसे कि न केवल चीन पर अपनी निर्भरता घटाना बल्कि अलग अलग तरह के कच्चे माल में दूसरे देशों पर निर्भरता कम करना। और यही वजह है कि अब EU ने फैसला किया है, मसलन क्रिटिकल रॉ मटेरियल एक्ट, जो कि कच्चे माल से जुड़ा एक कारगर यूरोपीय कानून है। EU ने फिर से अपनी क्षमताओं में निवेश करने का फैसला किया है, जैसे कि खुद खनन करना, प्रोसेसिंग करना और खुद रिसाइकलिंग करना। दुर्लभ खनिज संपदा या रेयर अर्थ एलिमेंट्स 17 तत्वों का एक समूह है। इलेक्ट्रॉनिक्स, पेट्रोकेमिकल्स और एनर्जी जैसे कई क्षेत्रों में इनका काफी इस्तेमाल होता है। मसलन कंप्यूटर के हार्ड ड्राइव, इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड गाड़ियां, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले। इनकी अहमियत को देखते हुए यूरोपीय संघ, अमेरिका और चीन समेत कई देशों ने इन तत्वों को क्रिटिकल रॉ मटेरियल की लिस्ट में रखा है। लिथियम, रेयर अर्थ, ग्रेफाइट और अन्य अहम कच्चा माल कई हाईटेक उद्योगों के लिए बेहद जरूरी है, जैसे कि इलेक्ट्रोमोबिलिटी, एनर्जी ट्रांजिशन और एरोस्पेस। भूविज्ञान की दृष्टि से ये दिलचस्प है कि अब हमारे पास ऐसे कई कच्चे माल हैं जिनकी हमें यूरोप का कायापलट में जरूरत है। हाँ, ये बात जरूर है कि हालिया दशकों में काफी कुछ बाहरी स्रोतों से मंगवाया गया या दूसरे देशों में आउटसोर्स कर दिया गया। आने वाले दशकों में ये बदलने वाला है। EU के कई हिस्सों में बैटरी बनाने और प्रोसेसिंग करने की फैक्ट्रियां लग रही हैं। कंपनियां और स्टार्टअप भविष्य के लिए कच्चे माल को बार बार इस्तेमाल करने के ढांचे पर काम कर रहे हैं। नई खनन योजनाओं पर भी काम हो रहा है। कुछ विशेषज्ञ तो खनन के नए युग की भी बात कर रहे हैं। रेयर अर्थ के मामले में चीन के दबदबे की बड़ी वजह ये भी है कि पश्चिमी देशों के मुकाबले वो काफी किफायती दरों पर इनका उत्पादन करता है। इस क्षेत्र में चीन पर अपनी अति निर्भरता कम करने के लिए EU एक विशेष कानून लाया है, जो इसी साल मई से लागू हुआ। इसके तहत EU ने साल 2030 के लिए एक बहुत महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय किया है। हरित भविष्य की ओर बढ़ने के लिए जरूरी अहम खनिजों के घरेलू उत्पादन में खनन, रिसाइकलिंग और प्रोसेसिंग, ये 3 चरण शामिल किए गए हैं। लक्ष्य है कि इस दशक के अंत तक EU अपनी सालाना जरूरतों का 10% खुद खनन करेगा, 25% रिसाइकल करेगा और 40% हिस्सा EU के भीतर ही प्रोसेस किया जाएगा। इसका एक उदाहरण है दक्षिणी स्पेन की अंदालूसिया में रियो टिंटो खदान। पर्यावरणीय दुर्घटनाओं और आर्थिक गिरावट के बाद अब अंदालूसिया की खदानों में एकाएक दिलचस्पी बढ़ गई है। कई साल तक यहाँ सब कुछ थमा रहा क्योंकि तांबा बेहद सस्ता था। अब चूंकि तांबे की कीमत बढ़ गई है तो उसे निकालना भी फायदेमंद हो गया है। हमारी मिट्टी में दबी दौलत अंदालूसिया और यूरोप में ऊर्जा परिवर्तन के लिए खजाना है। अंदालूसिया संसाधनों से संपन्न है। सामरिक दृष्टि से अहम कच्चे माल को हासिल करने का लक्ष्य पाने में ये बड़ी भूमिका निभा सकता है। लक्ष्य है कि भविष्य में ऐसे संसाधनों का 10% हिस्सा EU से ही आए। यहाँ कई परियोजनाएं EU के कानून के मुताबिक हैं, क्योंकि 30 बेहद अहम खनिजों में 17 अंदालूसिया में मौजूद हैं। इसीलिए नई खदानें शुरू होंगी, लेकिन इनसे अंदालूसिया की जमीन में बड़े गड्ढे होने की आशंका नहीं है। सेविये से बस 20 किलोमीटर की दूरी पर एक तांबा खदान इस सेक्टर में हो रहे बदलावों को दिखाती है। यहाँ भविष्य में और गहराई में खनन की पूरी तैयारी है। यहाँ जमीन में अब भी बहुत सारा तांबा बचा है। बेशक भूमिगत खदान पर कम नजर जाती है। हमारा मानना है कि ये सबसे व्यावहारिक, मुनाफा देने वाला और टिकाऊ तरीका है।
भूमिगत खदान में फिर से काम शुरू होने पर केवल तांबे का ही खनन नहीं होगा। कंपनी ने एक ऐसी रासायनिक प्रक्रिया विकसित की है जो चट्टानों से और भी संसाधन निकालती है। कंपनी कोबाल्ट निकालने के लिए भी इस पायलट प्लांट का इस्तेमाल कर रही है, जो कि ई वाहनों के लिए बहुत अहम है। जीवाणु की मदद लेकर इसे चट्टान से निकाला जाता है। कच्चे माल को संशोधित करने के लिए ईयू में कुछ और भी हो रहा है। बैटरी निर्माण में तरक्की के लिए लिथियम जैसा कच्चा माल बहुत जरूरी है, लेकिन बैटरी बनाने लायक सामग्री हासिल करने के लिए कच्चे माल को रासायनिक तरीके से संशोधित करना पड़ता है। जर्मनी के फ्रैंकफर्ट शहर की एक केमिकल कंपनी पिछले 5 साल से इस काम का हुनर हासिल करने में जुटी है, ताकि हर चरण को ठीक समझ सके और बाद में उसे नियंत्रित कर पाए। ये कंपनी एक ऐसे कारखाने को निर्णायक रूप दे रही है जो समूचे यूरोप की सबसे बड़ी लिथियम रिफाइनरी हो सकती है। लेकिन लिथियम उत्पादों की कीमत गिरने के कारण अब निवेश मुश्किल हो गया है। अभी तो लिथियम परियोजनाओं में पैसा लगाने के मामले में लोग काफी सतर्क हैं। कीमतों के मौजूदा स्तर को देखते हुए निवेश का बचाव करना सच में मुश्किल है। लेकिन एएमजी को जर्मनी के सैक्सनी अनहाल्ट राज्य में प्लांट लगाने के लिए 55 लाख यूरो की राशि मिली। और भी कुछ यूरोपीय सरकारें अपने यहाँ कच्चे माल का ढांचा विकसित करने के लिए फंड देना चाहती हैं। पूरे यूरोप में ग्राहकों के साथ कई शुरुआती कॉन्ट्रैक्ट्स पर हस्ताक्षर हो चुके हैं। उत्तर पूर्वी यूरोप में भी निर्माण हो रहा है। इलेक्ट्रिक मोटरों में लगने वाले परमानेंट मैग्नेट के उत्पादन की पहली फैक्ट्री एस्टोनिया के नर्वा में बनाई जा रही है। ई मोटरों, पवन चक्कियों और साफ ऊर्जा की अन्य तकनीकों के लिए ऐसे मैग्नेट अनिवार्य हैं। ईयू बड़ी तेजी से इन तकनीकों की ओर बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ भी एक बड़ी चुनौती है। वर्तमान में करीब 90% परमानेंट मैग्नेट चीन में बन रहे हैं। ये सभी के लिए बड़ी चुनौती है। ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के विस्तार और असर को देखते हुए कहें तो बड़े निर्माताओं और समूची अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के लिए चुनौती है। उत्पादन का एक जगह केंद्रित हो जाना, चाहे जहां भी हो, इसे केवल विविधता लाकर ही हल किया जा सकता है। उत्पादन केंद्रों में विविधता लाने की ये प्रक्रिया सिलमिट की एक भूतपूर्व ऑयल शेल फैक्ट्री की 100 साल पुरानी खदान में शुरू हो चुकी है। ये नरवा के निर्माण स्थल से बहुत दूर नहीं है। यहाँ दुर्लभ धातुओं को प्रोसेस किया जाता है। इस जटिल प्रक्रिया में कई चरण हैं। इसके बाद इनका इस्तेमाल परमानेंट मैग्नेट बनाने में होता है, जिसकी इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में भारी मांग है। कुछ ही सालों के भीतर यहाँ नरवा में सालाना करीब 25 लाख कारों के लिए परमानेंट मैग्नेट बनाए जा सकेंगे। सिलमिट के दुर्लभ संपदा उत्पादन केंद्र को मिलाकर देखें तो आखिरकार यूरोप चीनी आयात पर अपनी निर्भरता घटा सकेगा। ये तो सब अच्छी बातें थी, लेकिन क्या योजना में कोई कमी भी है? आने वाले दशकों में बड़े स्तर पर खनन बढ़ने की संभावनाओं के लिए इलाके के पर्यावरण और ईयू के निवासियों को क्या कीमत चुकानी होगी? darf man nicht vergessen, dass auch die Bevölkerung mit einbezogen werden muss. हमें ये कतई नहीं भूलना चाहिए कि आबादी को भी शामिल करना होगा, जैसे कि अभी सर्बिया के मामले में, जहां ऑस्ट्रेलिया की खनन कंपनी रियो टिंटो की प्रस्तावित लिथियम परियोजना सुर्खियों में है। ये साफ दिखाता है कि लोगों की अनदेखी करने से क्या हो सकता है। प्रदर्शनों के कारण दबाव बढ़ने के बाद करीब 2 साल पहले प्रोजेक्ट को रोक दिया गया, क्योंकि पर्यावरण पर इसके गंभीर असर की आशंका थी। और अब मात्र 2 साल बाद प्रोजेक्ट को फिर शुरू कर दिया गया है। हालांकि ये तय है कि ईयू न केवल कच्चे माल के लिए अपनी निर्भरता घटाना चाहता है, बल्कि बार-बार रिसाइकलिंग की संभावना भी तैयार करना चाहता है। अगर बात कच्चे खनिजों की आपूर्ति की हो, तो हम कभी भी पूरी तरह से आत्मनिर्भर नहीं हो सकते हैं। हम बस कम निर्भर होना चाहते हैं, और हम अपना उत्पादन, प्रोसेसिंग और रिसाइकलिंग बढ़ाकर ये हासिल कर सकते हैं।
EU स्थानीय लोगों को साथ लेकर पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना खुद पर निर्भर एक फलती फूलती अर्थव्यवस्था बनाने में कामयाब होगा या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। EU में आयात होकर आने वाले रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट का 98% हिस्सा चीन से आता है। अगर EU क्रिटिकल रॉ मटेरियल एक्ट के अंतर्गत तय किए गए लक्ष्यों से पीछे रहा तो जीरो कार्बन उत्सर्जन के महत्वाकांक्षी भविष्य पर असर पड़ सकता है। इतना ही नहीं, बढ़ते भू राजनीतिक तनाव और अविश्वास के बीच चीनी आयात पर EU की निर्भरता कम होने की जगह और बढ़ जाएगी। ऐसा ना होने पाए, इसके लिए EU को अपने रेयर अर्थ सप्लाई चेन में क्रांतिकारी तेजी लानी होगी।